नमस्कार दोस्तों। आज रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2018 के 9 अगस्त 2018 का सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। ये बोल रहा है विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज द करेक्ट वाटर इमेज फॉर द गिवन प्रॉब्लम फिगर। मतलब ये एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और इसकी वाटर इमेज इनमें से कौन सी होगी ये पूछ रहा है। तो वाटर हमेशा नीचे रहेगा प्रॉब्लम फिगर के, साइड में या ऊपर तो रहेगा नहीं। तो वाटर इमेज में क्या होगा, नीचे रहेगा तो जो ऊपर का पोर्शन है वो तो दिखेगा नीचे और नीचे का पोर्शन दिखेगा ऊपर। जैसे ए फॉर एप्पल है तो इसकी वाटर इमेज बनाते हैं तो इसका कैसे दिखेगा, इस तरह का उल्टा ए दिखेगा। मतलब नीचे का पोर्शन इसके जो पैर है वो तो दिखेंगे ऊपर और जो अपेक्स है ए का वो दिखेगा नीचे। और लेफ्ट राइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में दिखेगा और राइट वाला राइट में। तो सबसे पहले तो ये जो पेन दिख रहा है इस स्क्वायर में, ये पेन जो है लेफ्ट में है तो इनमें भी लेफ्ट में ही दिखना चाहिए। तो ए, सी और डी इन तीनों ऑप्शन में लेफ्ट में है। बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राइट में दिखाई दे रहा है। अब ये जो पेन है अंदर, इसके आगे टिप पर एक सर्कल बना हुआ है तो ए और सी ऑप्शन में सर्कल बना हुआ है, डी में सर्कल नहीं है पेन के टिप पर, तो डी भी गलत हो जाएगा। बी और सी तो गलत हो गए, अब बचा ए और सी। अब ध्यान से देखो पेन के बेस में यहाँ पर, और ए ऑप्शन में देखो और सी ऑप्शन में देखो पेन के बेस में। तो सी ऑप्शन में तो वैसा का वैसा ही है जैसा प्रॉब्लम फिगर में है, लेकिन ए ऑप्शन में उसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एक लाइन खींच दी छोटी सी बेस में। तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है आयोडीन। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, वो निकलता है थायरॉइड ग्लैंड से। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, इंक्रीज करता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके फंक्शंस भी आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार इसके फंक्शंस पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव्स 1। जब इन ऑप्शंस में 5/8 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट में ऐड करते हैं 6/16 में 5/8 ऐड करते हैं तो आएगा 16/16 इक्वल टू 1। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम फॉर 4 ईयर्स। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है सम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। अब पहले केस में क्या बोल रहा है, एक सम ऑफ मनी है जिसको 7.5% ब्याज की दर पर 4 साल के लिए उधार दिया जाता है। तो इंटरेस्ट 1, I1 मतलब इंटरेस्ट 1। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सम मल्टीप्लाई रेट 7.5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर्स डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30x डिवाइड बाई 100। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट वाज फॉर 5 ईयर्स। अगर ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए किया जाए तो सेकंड केस में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, I2। हम मान लेते हैं I2 इक्वल टू, सेकंड केस में सम हमें मालूम नहीं है, सम तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट की वो बात नहीं कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट सेम ही रखेंगे जो पहले था। तो मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई कितने साल के लिए दे रहा है सेकंड केस में, 5 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 37.5x डिवाइड बाई 100। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द इंटरेस्ट अर्नड वुड हैव बीन 375 मोर। जब सेकंड केस में 5 साल के लिए वो उधार देगा तो 4 साल के बजाय तो उसको 375 रुपये ब्याज के ज़्यादा मिलेंगे। तो जो ब्याज है सेकंड केस में उसमें से माइनस फर्स्ट केस में जो ब्याज है उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 375। ये इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास I2 की वैल्यू यहाँ पर आई थी ये, और I1 की वैल्यू ये यहाँ पर आई थी, दोनों को इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू आएगी 5000। 5000 रुपये वो उधार दे रहा है, तो सम ऑफ मनी कितना आ जाएगा, 5000। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, जो 1 बज रही है जहाँ पर 1 बजता है उसको m लिखेंगे, नंबर 2 को
एन द्वारा, और जो 2 बचते हैं जहाँ पर उसको लिखेंगे एन, बदल दिया जाता है। और इसी तरह अन्य अंकों को और एम एन ओ पी क्यू आर आगे ऐसे ही बदलते चले जाएंगे। तो जब समय 21 होता है तो 21 का मतलब क्या होता है? 21 का मतलब होता है कि 9 बजते हैं, रात के 9 बजते हैं। तो घड़ी की सुई किस अक्षर पर होगी? तो 9 बजे यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा? यहाँ से शुरू करते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पर 9 बजे कौन सा अक्षर आएगा? यू, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट तो सिंपल जोड़ बाकी का क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे। पहले इनको सोल्व करना है जो ब्रैकेट में है, फिर इसका जो आंसर आएगा 46 में से माइनस कर देना है, और फिर इसका टोटल आंसर आता है उसको 38 में से माइनस करना है, और फिर इनका टोटल आंसर आता है उसको 27 से माइनस करना है। तो आंसर आएगा हमारे पास 35। नेक्स्ट है, द बिलो फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द आंसर फिगर। ये जो इस तरह की आकृति दी हुई है, ये ए बी सी डी इनमें से किसके अंदर एम्बेडेड है, किसके अंदर ये बनी हुई है? तो इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है ए में, तो क्योंकि इधर से ये ओपन है, यहाँ से सी में भी नहीं है, सी में है लेकिन ये छोटा रह गया, ये बड़ा है। डी में भी नहीं है, और ए में है, ए में ये बना हुआ है एक इस तरह से। भले ही एक इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी गई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फिगर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, एक पौधे के तने तथा जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? द गर्थ ऑफ द स्टीम और रूट इन प्लांट्स इंक्रीज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, या एक्स्ट्रा मेरिस्टेम। तो पौधे का जो तना और जड़ का घेरा है वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये स्टीम और रूट्स के लेटरल साइड में देखने को मिलती है, और इसी के कारण जो पेड़ों की मोटाई है, थिकनेस है, वो बढ़ती है। द लेटरल मेरिस्टेम विच कैन फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टीम्स एंड रूट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट। प्लांट की थिकनेस के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या है? बी। नेक्स्ट में क्या है? डी। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी के बाद में एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके डी है, तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ई आता है, ई को छोड़ देना है, फिर लेना है एफ, फिर एफ के बाद में एक छोड़ करके क्या आएगा? एच। ऐसे ही जी के लिए सेकंड अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके आया आई, आई के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके आएगा के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके आएगा एम। ऐसे ही ऑप्शन में देख लो, एप के शुरू में कौन से ऑप्शन में है? एप के इस फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि दो से ही हमारा काम हो गया, दो से ही आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड शेयरिंग ए वर्टेक्स आर 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। एक घनाभ है, घनाभ होता है इस तरह का। हमें इसकी तीन साइड्स, ये और ये वाली, इन तीनों साइड्स का एरिया दे रखा है 20, 32 और 40। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि इसकी साइड्स मान लेते हैं ए लेंथ, बी हाइट और सी विड्थ। तो पहले फेस का एरिया क्या हो जाएगा? जो 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है वो हो जाएगा ए बी इक्वल टू 20। सेकेंड फेस का एरिया क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू 32। और थर्ड फेस का एरिया क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू 40। अब ये कर लिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी। जो तीनों लेंथ है, लेंथ विड्थ हाइट, उनको मल्टीप्लाई करके। अब ए बी सी कैसे आएगा? ए बी सी ऐसे आएगा कि ए बी, बी सी और ए सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इसमें है और ए इसमें है एक, तो दो बार ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दो बार बी है यहाँ और यहाँ, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। दो बार सी है यहाँ और यहाँ, तो सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20, 32 और 40 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड के सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड के भी सभी मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,600। अब ये सब स्क्वायर में है, तो इनका कॉमन स्क्वायर कर सकते हैं, ए बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इनको, इक्वल टू 25,600। जब इस स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर ले जा करके इसका रूट करना पड़ेगा। तो रूट 25,600 क्या होगा? 160। और ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 160, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का कार्य वर्क से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग लटक जाते हैं एग्जाम में। देखो क्या बोल रहा है, शरण एंड मयूख वर्किंग टुगेदर
दोनों एक साथ काम करते हैं, सरन और मयूख, कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि सरन जो है वो x दिन में काम कंप्लीट कर देता है अकेला, और जो मयूख है वो y दिन में काम कंप्लीट कर देता है अकेला। तो जब सरन जो है x दिन में एक काम कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/x। तो ये 1/x काम करेगा सरन। ऐसे ही एक दिन में मयूख कितना काम करेगा? 1/y इक्वल टू टोटल काम वो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/18। एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये। अब एक इक्वेशन और बनेगी और आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? हाउ एवर मयूख वर्क्स अलोन एंड लीव आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क। सबसे पहले मयूख काम करना शुरू करता है और वो 1/3 काम करके काम को छोड़ देता है, और उसके बाद क्या होता है? देन सरन टेक ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाई हिमसेल्फ। जब वो छोड़ के चला जाता है 1/3 काम करके, फिर सरन आता है और जो बाकी का बचा हुआ काम है वो सरन कंप्लीट करता है। आगे क्या बोल रहा है? एज ए रिजल्ट द ड्यूक कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। पहले मयूख आता है, फिर सरन आता है, इस तरह से दोनों मिलकर के जो है उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें पता है कि जो मयूख है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है अकेला? y दिन में। अगर मयूख एक काम को y दिन में कंप्लीट करता है तो 1/3 काम करके चला जाता है वो, तो 1/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? y/3। तो यहाँ पर आ जाएगा y/3। बाकी कितना काम बचा? जब उसने 1/3 कर दिया तो टोटल में से 1 माइनस 1/3 कर देंगे तो क्या आएगा? 2/3। बाकी 2/3 काम कौन करेगा? सरन करेगा। अब जो सरन है वो एक काम को x दिन में पूरा करता है, तो 2/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x/3 इक्वल टू, अब वो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं काम? 40 दिन में। तो यहाँ पर 40 दिन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से काम कर लेता है। अगर मयूख ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है तो मयूख को टाइम कम लगेगा। मयूख को लगने वाला टाइम y है, तो y जो है वो कम होगा x से, तो y लेस देन x। हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गई। इन्हीं से आंसर आएगा वो जो भी पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी डेज वुड सरन अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब इफ मयूख हैड वर्कड फास्टर देन सरन। तो सरन कितने दिन में अकेला काम पूरा करेगा? तो सरन जो है वो अकेला कितने दिन में कर रहा था? x दिन में। तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है y/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 40। तो इसमें जो 2x/3 है इसमें x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनेगी y² माइनस 102y प्लस 2160 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 72 और 30। जब y की वैल्यू 72 इन कोई सी भी इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 24 और 45। अब x की दो वैल्यू आ रही है, हमें चाहिए x की सिर्फ एक वैल्यू, वो आएगी इस वाली इक्वेशन से। मतलब y की वैल्यू जो है वो x से कम होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर जब y की वैल्यू 72 रखेंगे तो आएगा 24, जब y की वैल्यू 30 रखेंगे तो आएगा 45। अब इनमें y की वैल्यू जो है x से कम किस में है? इसमें तो 72 है और इसमें x की वैल्यू 24 है तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें y की वैल्यू 30 है और x की 45 है, तो y की वैल्यू सेकंड वाले ऑप्शन में कम है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 45। 45 डेज में जो है सरन अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। यह अच्छा क्वेश्चन था एलपी का 2018 में, एलपी टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। मिस्टर एक्स पॉइंट ए से शुरू करता है चलना। ट्रेवल्स 80 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। तो हमें पता है कि ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट की तरफ वो कितना चलता है? 80 किलोमीटर। तो ये वाला एक रेड कलर में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये 80 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, आगे क्या बोलता है? टेक्स लेफ्ट टर्न। फिर क्या करता है? वो इस साइड में चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड में। तो इस साइड में वो एक टर्न ले लेता है। ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट बी। अब फिर क्या करता है? टर्न लेने के बाद 50 किलोमीटर चलता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी सीधी।
और अब देख के पता चल रहा होगा आपको कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस और हाइट दे रखी है आपको 80 और 50। और इसका कर्ण निकालने के लिए बेस और हाइट का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो रूट 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, जब इसका रूट करेंगे तो 10√89, 10√89 आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो उस टाइम 2018 में बनाया था, उसकी बात कर रहा है। 2018 में किसको क्या बनाया था, हमें क्या करना है उससे। आपको तो बस अभी जो जनवरी के बाद में जो भी अपडेट हो रही है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो ध्यान रखनी है। ये आपको इसका आंसर ध्यान नहीं रखना है, ये कोई नहीं पूछेगा अब। अगला क्वेश्चन एक वेन डायग्राम पर है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू इट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक डायरेक्टली टू लैंग्वेजेस इज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, यानी कि वो दो लैंग्वेज ही बोलते हैं, ना दो से ज़्यादा और ना दो से कम। तो अब देखते हैं, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले और तमिल बोलने वाले। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कौन से हैं? एल, जो यहाँ पर एल दिख रहा है आपको। और हिंदी और तमिल दोनों बोलने वाले ओ, और तमिल और इंग्लिश बोलने वाले एम। तो एल प्लस एम प्लस ओ। यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है एन, एन नहीं ले लेना है, क्योंकि एन तो जो है वो सभी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी और तमिल। हमको सिर्फ दो लैंग्वेज बोलने वाले पूछे हैं, तो एल प्लस एम प्लस ओ, ये जो दो दो के कंबाइन वाले आ रहे हैं एल एम ओ, वो ऐड कर देने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एम होता है यहाँ पर मास और वी होता है वेलोसिटी। तो हमें मास का दे रखा है 22 kg और वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 22 और 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर लिखेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो 275 जूल आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसकी यूनिट ध्यान रखनी है आपको, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण को जो है पोषक तत्व की सप्लाई कौन करता है? पोषक उत्तक की तरह कौन काम करता है उसके लिए? ओव्यूल, जाइगोट, ओवरी या एंडोस्पर्म। इन चारों में से कौन सा उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है? तो उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एंडोस्पर्म। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल होता है फीमेल प्लांट स्ट्रक्चर डेवलपिंग इनटू ए सीड। बीज के अंदर जो है ये फीमेल प्लांट स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। और जाइगोट क्या होता है? इनिशियल सेल फ्रॉम गेमेट फ्यूजन। जब गेमेट्स का फ्यूजन होता है तो जो इनिशियल सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट्स। ओवरी क्या होती है? फीमेल प्लांट ऑर्गन विथ ओव्यूल्स बिकम फ्रूट। जिसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं उसको बोलते हैं ओवरी, ओवरी या अंडाशय। और एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिएंट टिश्यू इन सीड्स न्यूराइजिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है भ्रूण, उसको पोषक तत्वों की सप्लाई करता है बीज के अंदर, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है और दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि कथन के हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे। कथन पढ़ते हैं, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है। लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार को टैक्स देते हैं वो एक बोझ है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए लोग टैक्स देने से बचते हैं और टैक्स नहीं देते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं। फर्स्ट है, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। सही बात है, सरकार को लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि जो वो टैक्स देते हैं उसका यूज सरकार देश के निर्माण में ही करती है। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर टैक्स में वृद्धि कर देंगे तो लोगों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा, फिर तो वो बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा और कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ओनली कंक्लूजन 1 सही है ऐसा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से है। 2017 में हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था? तो 2017 में किसको मिला था ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जनवरी 2024 के बाद जो भी रिसेंट करंट जीके है बस वो याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10
सेक्शन ए एंड बी हु हैड टेकन मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम। मतलब दो सेक्शन है क्लास 10 में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो नीचे दिए हुए हैं। पूछ कह रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सेक्शन ए के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऊपर रखेंगे डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेक्शन ए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 28, 14, 6, 64। 28, 14, 6, 64 इनको ऐड कर देंगे डिवाइड बाई नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल ऐड करके नीचे रख देंगे और डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 51.14%, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पर सेकंड क्वेश्चन आ गया इसी पेपर में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। स्थिर स्थिति का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। निरंतर बल लागू करने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। जब उस पर लगातार कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड। बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में उसकी कितनी बदलाव हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वही क्या होता है, वर्क। तो वर्क इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे हुई, 1/2 mv²। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वो रेस्ट में था, लिखा हुआ है रेस्ट। तो जब वेलोसिटी 0 रखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर रखा 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल टू 1/2। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 4 किलोग्राम, क्वेश्चन में दे रखी है। तो 4 किलोग्राम रख दिया। वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50 जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। मतलब वसा और तेल पाए जाते हैं खाद्य पदार्थों में, तो उनके कारण क्या होता है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो वसा और तेलों में ऐसा क्या हो जाता है ताकि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लग जाती है, तो वसा और तेलों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, जब वसा और तेल जो है, फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू लाइट एंड एयर, जब इनको खुले में छोड़ दिया जाता है हवा और लाइट में, दे ऑक्सीडाइज्ड। तो वसा और तेल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, कोजिंग देम टू टर्न रेंसिड, उनमें दुर्गंध आने लग जाती है फिर। इसलिए कभी भी खाद्य पदार्थों को लाइट और एयर के कांटेक्ट में नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है 3/5 ऑफ माई करंट एज। मतलब मेरी जो करंट एज है उसको मान लेते हैं एम, मेरी एज मतलब एम, उसका 3/5, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस सेम एज 5/6 ऑफ दैट ऑफ वन ऑफ माई कजन, एक मेरी कजन है, उसकी एज का 5/6 जो है वो मेरी जो करंट एज है उसके 3/5 के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्वेश्चन के हिसाब से। आगे क्या कहता है, माई एज 10 ईयर्स एगो, मेरी एज 10 साल पहले, तो मेरी एज में से 10 साल माइनस कर देंगे क्योंकि 10 साल पहले 10 M-10 हो जाएगी मेरी एज। विल बी हिज एज 4 ईयर हैंस, जो मेरी कजन है उसकी एज आज से 4 साल बाद जितनी होगी उतनी एज मेरी 10 साल पहले थी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो पूछ क्या रहा है, माई करंट एज इज, तो मेरी करंट एज क्या हो जाएगी, मतलब एम की वैल्यू मानी थी हमने करंट एज, एम की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से जो सी की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एम की वैल्यू आएगी हमारे पास 50 ईयर्स। तो मेरी जो करंट एज है वो है 50 ईयर्स, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। जो 4 चित्र दिए हुए हैं ABCDE, इन चारों में से अलग कौन है, साफ साफ दिख रहा है। इसके अंदर जो है एक ब्लैक डॉट है, इसके अंदर भी एक ब्लैक डॉट है, इसमें भी एक ब्लैक डॉट है, इसमें भी एक ब्लैक डॉट है, और इसमें जो है वो 2 ब्लैक डॉट है। तो ये अलग चित्र है। तो सी ऑप्शन जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST इन इट्स सिस्टम। पहला कौन सा देश था जिसने GST सिस्टम लागू किया था, तो सबसे पहला देश था फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले GST लागू किया था। और इंडिया में GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई
17 से। और कई बार जीएसटी की टैक्स स्लैब्स भी पूछ लेता है, और 4 ऑप्शन में दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा टैक्स स्लैब नहीं है। तो जीएसटी की 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन होता है ये। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करेंगे तो बन जाएगा केल्विन। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, दिए गए तापमान में 273 घटाएं, जो डिग्री सेल्सियस है उसमें से 273 घटाएंगे क्या, नहीं, ऐड करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, गुणा नहीं करना है। दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, यस, ये जो डिग्री सेल्सियस है इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तब केल्विन टेम्परेचर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तर्क दिया हुआ है और इसके अनुमान दिए हुए हैं। इस तर्क को पढ़ करके हमें अनुमान लगाना है कि ये दोनों अनुमान सही है या नहीं। तो तर्क पढ़ते हैं। बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। एक बस कंपनी है बेस्ट नाम की, उसने अपने किराए में 10% किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। तो अब क्या अनुमान लगा सकते हैं इससे, यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर बेस्ट ने अपना किराया बढ़ा दिया है तो यात्री जो है कम किराया जो बसें लेती है उनका विकल्प चुन सकते हैं, उन बसों में जा सकते हैं बेस्ट को छोड़ करके। तो सही बात है, फर्स्ट एजम्पशन तो सही है। दूसरा एजम्पशन क्या आता है, किराया वर्दी के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। सही बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि छोड़कर जाएंगे ही दूसरे बसों में, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा है कि बनी रह सकती है। अगर यहाँ पर लिखता है कि बनी रहेगी तब ये गलत हो जाता, लेकिन ये अनुमान बता रहा है कि बनी रह सकती है, तो अनुमान तो हो सकता है कि बस के यात्रियों की संख्या अब भी उतनी ही हो। तो दोनों ही सही होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, विच इंडियन चीफ मिनिस्टर्स फादर वाज ए महाराजा। किस मुख्यमंत्री के पिता जो है वो महाराजा थे। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस टाइम 2018 में, उनके पिताजी जो है वो महाराजा थे। उनका नाम था सीएम का अमरिंदर सिंह। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अभी पंजाब के करंट मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, ये फिर से काइनेटिक एनर्जी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया इस सेम पेपर में। क्वेश्चन बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड। ऊपर की तरफ एक 2 किलोग्राम वजन का एक वस्तु है, उसको फेंका जाता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। जिसकी शुरुआत की स्पीड, जो फेंकने की स्पीड है, हाथ में से निकला, वो स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। 2 सेकेंड के बाद वो किसी ऊंचाई पर चला जाएगा, तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 2 सेकेंड बाद में गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास मास तो है, m की वैल्यू 2 किलोग्राम, लेकिन 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें मालूम नहीं है। तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए हम न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, g एक्सलेशन और t टाइम है। तो देखते हैं v इक्वल टू क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब हाथ में से छूटा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20। और जब ऊपर की तरफ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक्सलेशन किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन नीचे की तरफ g। तो ये g के अपोजिट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव साइन। जो g का साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एक्सलेशन कितना दे रखा है, जी की वैल्यू 10, तो जी की जगह रखेंगे 10। और कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है, 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर टी की जगह रख देंगे टाइम 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू 0। और जब v इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के काइनेटिक एनर्जी पूरा ही 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो 0 जूल है वो आंसर हो जाएगा। तो 2 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें क्या बोल रहा है, ACTEGGINK। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो देखो इसमें ए और ई के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। ई से आई के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। तो आई और यहाँ पर क्या आना चाहिए ताकि 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस हो, एम आना चाहिए।
लेकिन m तो हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये किसी और तरीके से सॉल्व होगा। और कौन सा तरीका लगाया है इसमें? सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखो, ए ई आई। तो ए ई आई ये सब क्या है? वोवेल्स। और ए ई आई इसके बाद में कौन सा वोवेल आता है? ओ। तो यहाँ पर आएगा ओ। फिर आगे दो अल्फ़ाबेट्स और आएंगे, वो कोई से भी आओ, हमें लेना देना नहीं है। बस हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर ओ आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे पहले ओ है, फर्स्ट ऑप्शन में, जो करेक्ट हो जाएगा। ए के बाद वोवेल आता है ई के बाद में वोवेल आता है आई के बाद में वोवेल आएगा ओ। तो ओ आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ट दिया हुआ है और नीचे क्या लिख रहा है? गिवन डाटा शो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक्स एंड टोटल व्हीकल्स इन थाउजेंड्स फॉर 6 मंथ्स इन 2017 इन सिटी एक्स। कोई काम की चीज़ नहीं है, बस इन थाउजेंड्स में है ये जो भी डाटा है, ये ध्यान रखना है। इन द चार्ट द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स बाइक्स। इसमें जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं बार ग्राफ, वो बाइक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेकंड नंबर रिप्रेजेंट्स टोटल व्हीकल्स। और जो रेड कलर में जो बार है वो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल व्हीकल्स को। आगे क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन द गिवन डाटा फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2017। इस डाटा के हिसाब से जनवरी से लेकर के अप्रैल तक द इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स अदर देन बाइक्स। जो बाइक्स के अलावा दूसरे व्हीकल्स है उनका कितना रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ, वो हमें निकालना है। तो जनवरी के अंदर बाइक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ 21 बाइक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। और टोटल व्हीकल्स का कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? 27। तो टोटल में से जब बाइक का रजिस्ट्रेशन निकाल देंगे, 27 में से जब बाइक्स का रजिस्ट्रेशन निकाल देंगे, तो अदर व्हीकल्स का कितना रजिस्ट्रेशन हुआ वो आ जाएगा जनवरी मंथ का। इसी तरह से अप्रैल मंथ का, अप्रैल मंथ में टोटल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ 35 और बाइक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ 20। तो अदर व्हीकल्स का कितना होगा? 35 माइनस 20 इक्वल टू 15। अब जनवरी मंथ में अदर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था 6, अप्रैल मंथ में अदर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था 15। तो इंक्रीज कितना हुआ? 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। 9 का इंक्रीज हुआ है। अब ये जो डाटा है ये थाउजेंड में है, क्योंकि यहाँ पर इन थाउजेंड दिया हुआ है। तो 9 को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000। 9000 हमारा आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 9000 होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है। कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो हमें कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। अब हमारे पास दिया है कोट 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब हम कोट 4 थीटा को लिख सकते हैं कोट 4 थीटा डिवाइड बाई साइन 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 4 थीटा जो है, साइन पावर 4 थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा। और कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये तो टर्म हो जाएगी 1। तो ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 3। अब ये जो साइन पावर 4 है इसको दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा तो जो है कोस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड होकर के कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और दूसरा क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। अब हमारे पास कोसेक और कोट के अंदर एक रिलेशन आ गया, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हमें निकालना क्या है? कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी है। अब इसमें से क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। तो जब इसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हमने जब ऊपर सोल्व किया था तो यहाँ पर आया था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा कितना है? 3। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। मतलब कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है। और कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 3 ही आएगी, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, एक बार अच्छे से समझ में आएगा फिर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रेंगल्स है? आप बैठ के गिनना। इसमें 14 ट्रेंगल्स आएंगे, खुद करके देखना है एक बार। एक बार तो सिंगल लूप बना करके ट्रेंगल्स बन रहे हैं उनको गिनना, और एक बार जो डबल लूप वाले ट्रेंगल्स है उनको गिनना। टोटल कितने आएंगे? 14। नेक्स्ट है,
इन ए कंप्यूटर गेम, एक कंप्यूटर गेम में ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वेल इन 10 आवर्स। एक बिल्डर जो है वो एक दीवार को 10 घंटे में बना देता है। वाइल ए डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच ए वेल कम्प्लीटली इन 14 आवर्स। और एक जो डिस्ट्रॉयर है तोड़ फोड़ करने वाला, वो उस दीवार को 14 घंटे में कम्प्लीटली तोड़ देता है। बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड। शुरुआत में जो है, जो बनाने वाला है दीवार वो, और जो तोड़ने वाला है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 7 आवर्स, लेकिन 7 घंटे के बाद द डिस्ट्रॉयर वाज टेकन आउट। डिस्ट्रॉयर जो है तोड़ फोड़ करने वाला, वो छोड़ करके चला जाता है। तो फिर क्या होता है, वाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वेल। तो दीवार को पूरी तरह से बनने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो बिल्डर जो है वो 10 घंटे में कंप्लीटली दीवार को बना देता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, मतलब 10 घंटे में वो एक काम कंप्लीट कर देता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो 1 घंटे में काम करेगा 1/10। और जो तोड़ फोड़ करने वाला है वो 14 घंटे में पूरी तरह से दीवार को तोड़ देता है, मतलब 14 घंटे में एक काम कर देता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा डिस्ट्रॉयर, वो 1 घंटे में काम करेगा 1/14 काम करेगा। जो नेगेटिव काम करता है उसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रॉयर जो है तोड़ फोड़ करने का काम नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वो 7 घंटे तक साथ में काम करते हैं। तो 7 घंटे तक साथ में काम करते हैं, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 1/10 काम तो ये करता है। और डिस्ट्रॉयर कितना काम करता है, -1/14। तो 1/10 -1/14 ये 1 घंटे का काम है। तो 7 घंटे तक वो साथ में काम करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 घंटे का काम आ जाएगा उनका। प्लस 7 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर तो छोड़ के चला गया, तो बिल्डर ही काम करेगा बाकी का। तो बिल्डर जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/10 काम। और बिल्डर जो है उसके छोड़कर जाने के बाद कितने घंटे तक और काम करेगा, तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं x घंटे तक वो काम करेगा। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू टोटल काम कितना है, 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8 घंटे। 8 घंटे वो है जब जो दीवार बनाने वाला है बिल्डर, वो एक्स्ट्रा काम करेगा 8 घंटे तक। लेकिन इसने पूछा क्या है, व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वेल। दीवार को बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, जब वो शुरुआत से काम करना शुरू करते हैं तब से लेकर के जब दीवार बन जाती है तब तक का टाइम। तो 7 घंटे तो दोनों तो साथ में काम करते हैं, और 8 घंटे ये जो है वो अकेले काम करता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 + 7 = 15 आवर्स, जो सेकेंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। ये जो एक दिया हुआ है डिजाइन, इसका इस मिरर के अंदर करेक्ट इमेज देखना है। तो मिरर के अंदर लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। और जो ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर ही दिखाई देता है, और नीचे का पोर्शन नीचे ही दिखाई देता है अगर मिरर साइड में हो। तो देखते हैं, ये जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल जो है ट्रेंगल से ऊपर है, तो आंसर में भी ट्रेंगल से ऊपर ही होना चाहिए। तो इसमें भी ऊपर है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में भी ऊपर है। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ये जो हाफ सर्कल है ये नीचे आ गया ट्रेंगल से, तो ये दोनों तो सी और डी तो गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं इस ट्रेंगल को। ट्रेंगल में जो ऊपर का पोर्शन है वो तो ऊपर ही रहेगा और नीचे का नीचे ही रहेगा अगर मिरर साइड में है। तो ट्रेंगल में जो प्लस का साइन है वो ऊपर है, तो मिरर इमेज में भी प्लस का साइन ऊपर ही रहेगा। तो ए और बी में देखते हैं प्लस का साइन ऊपर किस में है, इसमें तो नीचे हो गया, तो ए गलत हो जाएगा, तो बचा क्या, बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव। जब धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस एक धातु ले लेते हैं सोडियम Na। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl + H2। NaCl तो क्या है, एक लवण साल्ट है, और H2 क्या है, एक गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल्स जो है वो एसिड के साथ क्रिया अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2016 ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। तो 2016 में कहाँ हुए थे ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है 2024 में जो है कहाँ होंगे, 2024 वाले होंगे पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस में। और 2028 वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके लिए दो कथन दिए हुए हैं।
और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन दोनों कथन में से कौन से कथन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, PQRST में सबसे कम वजन किसका है। ये जो 5 लोग दिए हुए हैं इनमें सबसे कम वजन किसका है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, Q का वजन P और S से कम है। अब P और S में ज़्यादा वजन किसका है, P का है या S का है, हमें मालूम नहीं है, तो P और S को एक जगह रख लेंगे। तो कथन में बता रहा है कि Q का वजन P और S से कम है। ये जो Q है इसको नीचे रख लेंगे क्योंकि इसका वजन जो है वो P और S से कम है, तथा S का वजन T से ज़्यादा है। और ये जो S है इसका वजन किससे ज़्यादा है, T से ज़्यादा है। तो T को नीचे रखेंगे क्योंकि T का वजन कम है और S का वजन ज़्यादा है, तो S को ऊपर रखेंगे। और Q और T में ज़्यादा वजन किसका है यह भी हमें मालूम नहीं है, तो Q और T को भी एक जगह रखेंगे। अब क्या इससे मालूम चल रहा है कि सबसे कम वजन किसका है? नहीं, इससे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। अगला सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कथन पढ़ते हैं, आर का वजन क्यू से अधिक है। अब दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, आर का वजन क्यू से ज़्यादा है लेकिन टी से कम है। जो आर का वजन है वो टी से कम है। अब अकेले इससे भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि सबसे कम वजन किसका है। हो सकता है नीचे पी और एस यहाँ पर नीचे आ जाए, या हो सकता है पी और एस दोनों ऊपर चले जाए, तो उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। तो अकेले ना तो स्टेटमेंट 2 से हमें मालूम चल रहा है और ना ही स्टेटमेंट 1 से मालूम चल रहा है। अब दोनों को एक जगह करके देखते हैं कि मालूम चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो वजन ज़्यादा है पी और एस का, तो पी और एस को रख लेंगे यहाँ पर। इनसे कम है क्यू और टी का। क्यू और टी जो है वो पी और एस से नीचे आएंगे, तो इस पी और एस से नीचे आएंगे क्यू और टी। लेकिन कहाँ पर आएंगे, ये देखो यहाँ पर सेकंड कथन से हमें मालूम चल रहा था कि ऊपर ही ऊपर आएगा टी, फिर आएगा आर और फिर क्यू, तो टी आर क्यू। अब इसमें पांचों लोग इंक्लूड हो गए। अब इन पांचों लोगों के अंदर सबसे छोटा सबसे कम वजन का कौन रह गया, क्यू, क्योंकि ये सबसे नीचे आ रहा है। तो दोनों कथन जो है उनको मिलाकर ही आंसर दे सकते हैं, किसी एक अकेले कथन से नहीं दे सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन देखो, कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन के तेल में जो है कौन सी मेटल मेटल को रखा जाता है, कॉपर, सोडियम, प्लेटिनम या गोल्ड। केरोसिन के तेल में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। तो देखो, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जो हवा में ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उससे बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्या हो जाएगा अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो, इफ़ दिस हैपन्स इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर। अगर ऐसा हुआ तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेगी सोडियम मेटल, और फिर क्या होगा, एंड फॉर्म NaOH, और NaOH बना लेगी विच इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें से हीट रिलीज हो। नेक्स्ट है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर विथ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू होती है रेडियस डिवाइड बाई 2। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें से ये मान लेते हैं दूध है और ये पानी है। इसमें से 2/3 भाग दूध है, इसमें से जो टोटल मान लेते हैं x लीटर है दूध, पानी और मिल्क का जो मिक्सर है वो, तो उसका 2/3 भाग जो है 2/3 भाग वो तो क्या है, मिल्क। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। कुल मात्रा जो है x की वैल्यू कितनी है, 21। तो इसमें जब x की वैल्यू 21 रखेंगे तो क्या आएगा, 14। 14 लीटर तो जो है टोटल 21 में से दूध है और बाकी का पानी है। तो 14 में से जब 7 गया तो, सॉरी 21 में से जब 14 गया तो 7 लीटर जो है वो वाटर है। अब क्या बोल रहा है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब जो पानी 7 लीटर था पहले, अब 4 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 लीटर पानी हो जाएगा, और दूध तो उतना ही रहेगा, बस पानी तो बढ़ा रहे हैं। तो 14 लीटर तो फाइनल में दूध हो जाएगा और 11 लीटर पानी हो जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहा है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो दूध का प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो रखेंगे दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है 14 लीटर, डिवाइड बाई
टोटल मात्रा कितनी है वो नीचे रखेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 14 और 11, तो 14 + 11। जब इसको डिवाइड करेंगे 14/25 को तो आएगा 0.56, और जब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके 56% आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फाइनल मिक्सर में जो है वो 56% दूध रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ए बी सी अकर्स एज डोब्रेनियर ट्राइड्स। ए बी सी जो है वो डोब्रेनियर ट्राइड के रूप में व्यवस्थित है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए इज 7 एंड दैट ऑफ सी इज 39। जो एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान वो ए का तो 7 है और बी का 39 है। व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। तो एटॉमिक मास ऑफ बी क्या हो जाएगा। तो अगर कोई भी तीन एलिमेंट डोब्रेनियर ट्राइड के हिसाब से व्यवस्थित है तो उनके लिए जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर तीन एलिमेंट ए बी सी ये डोब्रेनियर ट्राइड के हिसाब से व्यवस्थित है तो बी का जो एटॉमिक मास है वो ए और सी के औसत के बराबर होगा। तो ए का एटॉमिक मास दे रखा है हमें 7 और सी का एटॉमिक मास दे रखा है 39, और जिनको दौड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। ये गलत दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट। एक बायोगैस प्लांट लगाते हैं हम तो उसमें से कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो इसमें से H2S गैस भी निकलती है, CO2 गैस भी निकलती है, CH4 गैस भी निकलती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलती है। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल कंटेनिंग कार्बन सच एज गैसोलीन, नेचुरल गैस, ऑयल, केरोसिन, प्रोपेन, चारकोल, वुड। मतलब कोई भी फ्यूल है, कोई भी ईंधन है, वो अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हम लोग घरों में चिमनी जलाते हैं ऑयल से, उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी भी घरों में चिमनी जला करके नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी बुरी बात ये होती है कि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके आसपास ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई होने लग जाएगी, और एक जहरीली गैस है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में और फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती है। तो बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस नहीं निकलती है, CO, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि मतलब जो आपकी उसमें इमेज बन रही है वो आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। मतलब किस प्रकार के मिरर में आपकी इमेज जो है छोटी बनेगी। तो आपकी इमेज छोटी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। और प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में तो जैसी इमेज जितने साइज के आप हो उतने ही साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की। तो छोटी इमेज किस में बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। मतलब न्यूनांक भिन्न। इन चारों में से रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सा है। अब रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होता क्या है। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स विच हैव कॉमन डिवीजर। मतलब जो P और Q का रेशियो होता है इसमें से कोई भी एक जो है कॉमन डिवीजर होना चाहिए 1 को छोड़ करके, 1 के अलावा। अगर कॉमन डिवीजर है तो वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। जैसे 105 डिवाइड बाई 112, क्योंकि 105 और 112 का एक कॉमन फैक्टर है 7, जो कि 105 को भी डिवाइड करता है और 112 को भी डिवाइड करता है। तो 105 डिवाइड बाई 112 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। और इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिलेटिवली प्राइम। जब ऊपर वाला P और Q दोनों जो है प्राइम नंबर्स हो तो वो होंगे इरिड्यूसिबल। जैसे 79 और 26, 79 और 26 में कोई भी जो है कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवीजर नहीं होगा। ऐसे ही 41 डिवाइड बाई 17, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवीजर नहीं होगा। और 91 और 15 इसमें भी कोई कॉमन डिवीजर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट रेशनल। सबसे पहले तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जैसे 5.32, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, पॉइंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 532 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, जो कि एक P/Q की फॉर्म में है। तो ये एक रेशनल नंबर है। ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो
जैसे 5.31291 ऐसे चलता ही जाता है, वो ना कभी नहीं रुकता और ना ही तो टर्मिनेट होता है और ना ही कोई सीक्वेंस को फॉलो करता है जो सीक्वेंस रिपीट हो रही हो। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इनमें से जो 8 का क्यूब रूट है उसकी वैल्यू होती है 2। तो 2 को जो है हम 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये तो रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 64 इसकी वैल्यू होती है 4। तो 4 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। रूट 64 इसको लिख सकते हैं हम 8 डिवाइड बाई 1। लेकिन जब 8 का रूट करेंगे तो ना तो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा और ना ही कोई ऐसी सीक्वेंस फॉलो करेगा जो रिपीट हो रही हो। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बढ़ई जो है वो हथौड़ी से रिलेटेड है, मतलब बढ़ई जो है वो हथौड़ी से काम करता है, वैसे ही इनमें से कौन सा सही है? तो जैसे बढ़ई जो है वो हथौड़ी से काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर जो है लेखक से काम करता है क्या? नहीं, ये तो गलत है। वैसे ही क्रेन जो है वो बिल्डर से काम करती है क्या? नहीं, उल्टा दे रखा है, बिल्डर जरूर क्रेन से काम करता है लेकिन क्रेन जो है वो बिल्डर से काम नहीं करती है। अगला देखते हैं, क्या कुल्हाड़ी जो है लकड़ारे से काम करती है? नहीं, ये उल्टा दे रखा है इसमें भी। क्या नलसाज जो है वो पानी से काम करता है, मतलब प्लम्बर जो है वो रेंच से काम करता है? यस, प्लम्बर प्लम्बर जो है वो पानी से काम करता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, इफ 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई x-5 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। अगर ये जो है x-5 से पूरी तरह डिविजिबल है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ये पूरी तरह से x-5 से डिविजिबल है, मतलब x-5 जो है इसका एक फैक्टर है। तो x-5 इक्वल टू 0। जो फैक्टर है उसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। जब x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? 3 को 3 रखेंगे और x स्क्वायर करेंगे तो x 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 प्लस a मल्टीप्लाई x की जगह रख दिया 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -15.8 जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? मतलब रासायनिक संयोजन में जो है दो इम्पोर्टेंट नियमों की स्थापना की थी। किसने की थी जिससे रासायनिक विज्ञान की नींव रखी गई थी? तो वो था एंटोइन एल लेवोइजियर। तो एंटोइन एल लेवोइजियर ने उन दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना की थी जिससे रसायन विज्ञान की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है, ये कथन दे रखा है और फिर से दो निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन के हिसाब से कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं ये हमें पता लगाना है। तो कथन क्या कहता है? राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक्स सुंदर है। मतलब राजनेता सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स एक लड़की है जो कि सुंदर है। ये कथन हो गया। अब क्या निष्कर्ष निकलता है? एक्स राजनेता से शादी करेगी। और दूसरा कॉन्क्लूजन क्या है? एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो किसी भी काम को करने की 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो होगा या नहीं होगा। तो अगर वो शादी करेगी तो वो सेकंड गलत हो जाएगा और अगर वो नहीं करेगी तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो दोनों में से एक तो पक्का सही होगा, या तो वो शादी करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, ये मतलब इन दोनों में से एक ही अनुसरण करे, दोनों अनुसरण नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर। ये प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, इसकी वाटर इमेज क्या हो जाएगी? हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, वाटर हमेशा नीचे रहता है, साइड या ऊपर में वाटर नहीं लगा देना है। तो वाटर इमेज कहाँ बनेगी? नीचे वाटर लगा देंगे और फिर नीचे कौन सी इमेज बनेगी वो पता लगाना है। तो वाटर इमेज में क्या होगा? ये वाली एक एरो है, ये वाली, तो ये इस तरह से आ रही है। तो वाटर इमेज में कैसी जाती हुई दिखेगी? इस तरह से। तो इनमें से देखते हैं कौन सी इमेज आ रही है इस तरह से। एक तो बी में जा रही है, एक सी में जा रही है। ठीक है, अब जिसके एरो के पीछे ये सर्कल है, ये सर्कल वाली एरो किधर जा रही है? इस साइड में। तो मिरर इमेज में, वाटर इमेज में किधर जाती हुई दिखेगी? इस साइड में। तो इस साइड में किस इमेज में जा रही है? बी या सी में से सी में जाती हुई दिखाई दे रही है, इस साइड में ये वाली। इसमें तो ऊपर जाती हुई दिखा दी है इसने, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बैटल फील्ड ऑलवेज हैज। युद्ध के मैदान में हमेशा, मैदान में हमेशा क्या रहते हैं? एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का रहना ज़रूरी नहीं है। एरो, तीरों का रहना ज़रूरी नहीं है, बिना तीरों को भी लड़ लेंगे। चिरियोर्स, रथों का रहना भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक तो रहेंगे ही रहेंगे। बिना सैनिकों की कैसी बैटल फील्ड? तो
सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, गलत आंसर दिया था आरआरबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड फिगर आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज। ये एक फिगर सीरीज दी हुई है AFIZL, इनमें से अलग कौन सा है वो हमें पता करना है। तो देखो, ए के अंदर जो है कितनी लाइन्स है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 लाइन्स है। एफ के अंदर कितनी लाइन्स है, एफ, एक तो ये खड़ी लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 3 लाइन से मिलके बना है। आई कितने लाइन से मिलके बना है, आई, एक तो ऊपर, एक नीचे, एक ये, 3 लाइन से मिलके बना है। जेड कितनी लाइन से मिलके बना है, जेड, एक, दो, तीन, 3 लाइन से मिलके बना है। और एल कितनी लाइन से मिलके बना है, एल जो है एक तो खड़ी और एक हॉरिजॉन्टल, सिर्फ 2 लाइन से मिलके बना है। तो जो है पांचवा जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है। 25 लड़के हैं और लड़कों का जो है टोटल लंबाइयों का योग जो है वो मान लेते हैं x है, और उनका मीन कितना है 150। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 है, और लड़कियों की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, उसको मान लेते हैं y, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 35, इक्वल टू उनका मीन कितना है लड़कियों का 145, तो 145 के बराबर रख देंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है, कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। तो टोटल कितने हो गए, 25 और 35, 60। तो इन 60 लोगों का माध्य हमें निकालना है। तो 60 तो नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और उनकी ऊंचाइयों का टोटल सम कितना होगा x प्लस वाई, लड़कों का x और लड़कियों का y, तो टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 60। अब इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इससे x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, 150 मल्टीप्लाई 25, 150 मल्टीप्लाई 25 प्लस y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से आएगी, 145 मल्टीप्लाई 35 से, 145 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 60, इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 147 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है, RS 750 इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स गिव एन इंटरेस्ट ऑफ RS 18। मतलब 750 रुपये को 3 महीने के लिए किसी को उधार देते हैं तो ब्याज के मिलते हैं 18 रुपये। वाट वाज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछी है, तो ब्याज कितना है 18 रुपये। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट रख देंगे 18 रुपये, इक्वल टू सम कितना है, सम है 750 रुपये, तो 750 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें निकालनी है, मालूम नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर मंथ में नहीं रखना है, यहाँ पर ईयर में रखना है। तो अगर 3 मंथ है तो इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 12, ये टाइम हो जाएगा डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 9.6%, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। इनमें से क्या बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले देखो, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और धुलाई सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है NaHCO3। अब इसमें क्लोरीन दिख रहा है तो देखते ही पता चल गया होगा कि क्लोरीन गैस से क्या बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन क्या होती है, जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2, और वाटर निकलेगा H2O। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक पॉइंट P से क्या करते हैं, एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट खींचते हैं, पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 75 डिग्री, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे क्या बोलता है, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ द सर्कल, द एंगल बिटवीन हुम इज। मतलब ये वाली रेडियस है एक OA, और एक रेडियस है OB, इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल हमें पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कि इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब टेंजेंट खींची जाती है किसी सर्कल पर तो वो उसकी रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। ये 90 है तो ये इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, और ये एक चतुर्भुज बन गया,
क्वाड्रेंगल PAOB, ये क्वाड्रेंगल है। और क्वाड्रेंगल के अंदर जो सभी एंगल है उनका सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंगल के अंदर सभी एंगल को सम करके 360 के इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट ओ पे कितना एंगल है वो। तो पॉइंट पी का एंगल है 75, 75 रख दिया। ए के ऊपर कितना एंगल है? 90 डिग्री। बी के ऊपर कितना एंगल है? 90 डिग्री। और ओ के ऊपर कितना एंगल है यहाँ पे, वो हमें निकालना है। तो उसको मान लेते हैं एक्स। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 105 डिग्री। तो इस सर्कल में जो ये दोनों रेडियस है ओ ए और ओ बी, इसके बीच का एंगल होगा 105 डिग्री यहाँ पर, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अवार्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये अवार्ड फिल्मों में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, सिनेमा के लिए। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फिल्म्स, जो कि करेक्ट आंसर है। और दादा साहब फाल्के कौन थे? इन 1913 दादा साहब फाल्के डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म टाइटल राजा हरिश्चंद्र, जो इंडिया की पहली पिक्चर फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी ये? 1913 में। और किन्होंने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी इस फिल्म को? दादा साहब फाल्के ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के साथ बात कर रहा है? कठोपनिषद में एक देवता और नचिकेता के बीच में बातचीत दर्ज है, तो हमें उस देवता का नाम बताना है क्या है। तो क्या है उस देवता का नाम? उसका नाम है लॉर्ड यम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इज रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर इन द सेम वे एज क्लॉथ्स रिलेटेड टू? जिस तरह से फूड जो है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, क्लॉथ किससे रिलेटेड होंगे? तो फूड को जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वैसे ही क्लॉथ्स को कहाँ पर रखा जाता है? कपड़ों को कहाँ रखा जाता है? मटेरियल में रखा जाता है? नहीं। फोल्ड फोल्ड में रखा जाता है? नहीं। अलमारी में रखा जाता है? यस, कपड़ों को अलमारी में रखा जाता है। गैराज में रखा जाता है? नहीं, गैराज में तो गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। तो अलमारी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2017 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है, सिंपल जोड़बाकी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 96 को 32 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 45 से माइनस कर देंगे। तो 45 भी माइनस में है और ये भी माइनस में आएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और फिर इस टोटल को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर? प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा जो है वो प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है? अकेले का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स या वेलोसिटी के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। इनर्शिया जो है, कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो आर रेडियस के अंदर एक घूमता रहता है, तो उसे दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनर्शिया गेन करने के लिए। ऐसे ही मोमेंटम है, कोई मास एम का ऑब्जेक्ट है और वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसे मोमेंटम गेन करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे ही वेलोसिटी है। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अकेला ऑब्जेक्ट किस पर फोर्स लगाएगा? किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो जो फोर्स है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोर्स जो है वो प्रकृति में अकेला नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, फोर्स इज द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स है। हेंस इट नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। ये प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है जिनमें से पहला पाइप तो जो है 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो जो पहला पाइप है वो 3 घंटे में टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा टंकी का? 1/3 पार्ट भर देगा। और जो दूसरा पाइप है वो 4 घंटे में अकेला टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/4 टंकी भरेगा, 1/4 पार्ट भर देगा। और तीसरा पाइप है वो 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में वो कितनी खाली कर देगा? 1/8
8 पार्ट टंकी का खाली कर देगा। और खाली करने के लिए ये अपोजिट है, भरने के अपोजिट है, तो इसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। जब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11/24। इसका मतलब है कि वो तीनों पाइप जो है मिल करके काम करेंगे तो 1 घंटे में 11/24 पार्ट टंकी का भर देंगे। तो 11/24 काम करने के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे का। तो एक काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा? 24/11 घंटे। अब वो पूछ रहा है आगे, जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी ऑलरेडी जो है 1/12 पार्ट जो है भरी हुई है, उसके बाद में तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तो टोटल पार्ट है टंकी का 1, और 1 में से जो 1/12 पार्ट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 1/12 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो बचेगा 11/12। तो अब ये तीनों मिलकर के टंकी का 11/12 पार्ट भरेंगे। तो एक काम करने के लिए 24/11 घंटे लगते हैं। तो 11/12 पार्ट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 24/11 को 11/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 घंटे। तीनों मिलकर के उस टंकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको 2 घंटे में कम्प्लीटली भर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स होल्डिंग द राइट एंगल इन ए राइट एंगल्ड ट्रेंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं वो एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ इट्स सरकम सर्कल विल बी। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और परिवृत्त कैसे बनता है? परिवृत्त बनता है जिसके अंदर ये पूरा समकोण त्रिभुज समा जाए। और समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका ये कर्ण है, इसका सेंटर जो है वो सर्कल का सेंटर होता है। तो हमें सर्कल की रेडियस चाहिए ताकि हम सर्कल का क्षेत्रफल निकाल सके। तो रेडियस निकालने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। इसका कर्ण निकालने के लिए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके रूट करेंगे तो 5 आएगा। और 5 का आधा जो है वो क्या हो जाएगी? इस सर्कल की रेडियस। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2.5। एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे πr²। और जब r की वैल्यू जो है 2.5 इसमें रखेंगे तो एरिया आएगा हमारे पास 6.25 पाई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तर्क दिया हुआ है और दो अनुमान दिए हुए हैं। तो तर्क में लिखा है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सही है। तो अब इससे क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं हम? पहला अनुमान है, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही है, उसकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। लेकिन जो तर्क है वो सार्वजनिक धूम्रपान की बात कर रहा है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अनुमान एक गलत हो जाएगा। दूसरा अनुमान है, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हाँ, अनुमान 2 जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के दुष्परिणामों को बता रहा है। तो अनुमान 2 सही हो जाएगा। तो इसमें जिस भी ऑप्शन में अनुमान 2 सही है ऐसा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाई एरिया। रो क्या होता है यहाँ पर? रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कोई कंडक्टर है उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू डायमंड। मध्य प्रदेश डायमंड से रिलेटेड है इन द सेम वे एज कर्नाटक इज रिलेटेड टू। जिस तरह से मध्य प्रदेश डायमंड से रिलेटेड है उसी तरह से कर्नाटक किससे रिलेटेड है? तो देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डायमंड निकलते हैं, वैसे ही कर्नाटक से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? गोल्ड, सोना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। मतलब इनमें से कौन से में अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो अधिक विविधता तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही उत्पन्न होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेम टू सेम जैसे पेरेंट था वैसा ही बन जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विविधता बनती है। ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछा गया था।
नेक्स्ट है, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको ये वाला डायग्राम याद रखना पड़ेगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर एक नीचे से शुरू कर देंगे p वाला, 2p 3p 4p, इस तरह से। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। d में अधिकतम 10 और f में 14। फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो में सिर्फ s है, तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। नेक्स्ट रो में देखते हैं, s और p है, तो s में तो 2 आ सकते हैं और p में 6, तो टोटल 8 हो गए। तो सेकंड में आएंगे 8। थर्ड रो में एस भी है, पी भी है और डी भी है, तो एस में आएंगे 2, पी में आएंगे 6 और डी में आएंगे 10, तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रो है एस पी डी एफ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें आएंगे 8। क्यों? क्योंकि टोटल 36 ही तो है हमारे पास एटॉमिक नंबर, 36 इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब 36 में से ये 2, 8 और 18, ये टोटल मिलके 28 इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए। बाकी कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आ जाएंगे लास्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 18 8, 2 8 18 8, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इस तरह की वैल्यू जो है सोच लो कि उनको ऐड करने पर 0 आ जाए। जैसे मैंने एज्यूम किया है एक की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। जब इन तीनों को जब इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप 1 1 -2 मानो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उनको ऐड करने पर 0 आना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज़ है ए बी सी की, वो इसमें पुट करो और सभी ऑप्शन में भी पुट करो। तो जब आप इसमें पुट करोगे ए बी सी की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा? 36। जब वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36। अब ए बी सी की वैल्यू इन सब में रखेंगे तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आंसर आएगा 36। तो ये भी 36 है, ये भी 36 है, मतलब फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, नहीं तो कैलकुलेशन तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, ये मैंगो के और ये नीम के। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है, तो रेशियो को हटाने के लिए दोनों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x और ये 11x। तो हमारे पास 8x तो मैंगो के पेड़ है और 11x नीम के पेड़ है। तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए? तो हमारे पास दिए हुए हैं कि टोटल पौधे जो है वो 361 है, मतलब 8x प्लस 11x इक्वल टू 361। टोटल पौधे 361 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 19। अब हमें पूछा क्या है? तो बगीचे में नीम के कितने पेड़ है? तो नीम के पेड़ कितने थे? 11x। तो इसके अंदर जब x की वैल्यू रखेंगे ये 19, 11 मल्टीप्लाई 19, तो आएगा हमारे पास 209। तो बगीचे में 209 नीम के पेड़ थे। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन है, सिंपल जोड़ बाकी का क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लोगे। बस ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट खोलने के बाद अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर क्या आएगा? 822। 73वां क्वेश्चन फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें एक बुक लिखी थी दुखम सुखम, वो किसने लिखी थी वो पूछ रहा है। तो दुखम सुखम बुक लिखी थी ममता कालिया ने। नेक्स्ट है, उड़ीसा ऑप्टन फेसेज नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू, उड़ीसा में अधिकतर कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? तो भूकंप, भूकंप नहीं आता है इतना ज़्यादा। वर्षा, वर्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। बूंदाबांदी, बूंदाबांदी तो हर जगह होती है, ये कोई डिजास्टर नहीं है। लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उड़ीसा को सामना करना पड़ता है चक्रवात का, साइक्लोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द फोर आंसर्स फिगर्स, विच फिगर कंटेंस द प्रॉब्लम फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है ये इनमें से किसके अंदर एम्बेडेड है? तो डी के अंदर तो नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन है ये मिस्ड है यहाँ पर। सी भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये
इस तरह से है, लेकिन इसमें इस तरह से कहीं पर भी नहीं है। बी में है, बी में है, इस तरह से ध्यान से देखो, इस तरह से जा कर के और इस तरह से डिज़ाइन बन रही है सेम टू सेम ये वाली। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एएलपी टेक्नीशियन का ये सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।